नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विशेष। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। यूपी सरकार ने 3,46,000 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। बजट के इतने बड़े आंकड़े में 10 जीरो हैं, लेकिन किसानों, गरीबों और सूबे की आम जनता के खाते में क्या आने वाला है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे और आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो पहले बताते हैं कि किस तरीके से इस बजट में अलग अलग तरीके से प्रावधान किया गया है और क्या कुछ चुनौतियां हैं। गन्ना भुगतान के लिए 1336 करोड़ रुपए का प्रावधान है, लेकिन चुनौतियां क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। किसानों का दावा 7500 करोड़ रुपए का उनका बकाया है और प्रावधान 1336 करोड़ का है। ओलावृष्टि से परेशान किसानों के लिए 4498 करोड़ रुपए हैं और चुनौतियां क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। किसानों तक कैसे पहुंचेगी सही मदद, ये बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। जबकि सूखाग्रस्त जिलों के लिए 2057 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट में, लेकिन चुनौतियां क्या हैं? 50 जिले सूखे की चपेट में हैं, कैसे मिलेगी राहत, ये बड़ा सवाल है। यही चुनौती है सरकार के सामने। तो कुल मिलाकर बजट में ये बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन इन आंकड़ों के बाद भी सरकार के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं, चुनावी बजट की चुनौतियां क्या कुछ हैं, वही हम आपके सामने रख रहे हैं। जिनमें सूखाग्रस्त जो जिले हैं, करीब 50 जिले सूखाग्रस्त इस बार हैं, उनकी पुष्टि भी हुई है। लेकिन 2057 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, कितना पर्याप्त है इस पर बात करेंगे। कैसे लागू होगा 7वां वेतन आयोग, ये भी एक बड़ी चुनौती है। वेतन आयोग लागू करने के लिए 50% धन मांगा गया है केंद्र सरकार से। यूपी सरकार पर 20,000 करोड़ का बोझ पहले से ही है। यूपी सरकार ने केंद्र से 10,000 करोड़ की रकम मांगी है। तो ये तमाम चुनौतियां हैं इस बजट में, जिनका सामना सरकार को इस चुनावी साल में करना होगा। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से रफीक अंसारी साहब जुड़ चुके हैं, मंत्री भी हैं, और इसके अलावा बीजेपी से मनोज मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं। रफीक अंसारी साहब, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी, इतने बड़े बजट पर, सबसे बड़ा बजट है और साथ ही साथ चुनावी बजट है, 3,46,000 करोड़ का ये बजट, कैसे देखते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया? अंसारी साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, रफीक अंसारी साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो इतने बड़े बजट पर 3,46,000 करोड़ का ये बजट है, चुनावी बजट है, लेकिन इस चुनावी बजट के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं और पहली प्रतिक्रिया आपकी? शुक्ला जी, ये पहली बार आप पिछली सरकारों का बजट देख लिए और इस सरकार का बजट देखिए। ये सरकार जमीन पर रहकर काम कर रही है और इतना शानदार बजट मैं समझता हूं आज तक किसी सरकार ने पेश नहीं किया। हर वर्गों का इसमें बहुत खास तौर से ध्यान रखा गया है। जो खास तौर से उत्तर प्रदेश के दबे कुचले, कमजोर और किसान हैं, उन सब का इस बजट में पूरी तरह से ख्याल रखा गया है और पूरी तरह से उनको सबको फायदा पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार का बहुत शानदार, मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है वो पूरे 4 साल का पूरा तजुर्बा और पूरे 4 साल का जमीन पर रहकर एक काम, जमीन पर जाकर देखा, हर वर्गों की जो जरूरतें हैं उसको बढ़ाने का काम इस बजट में किया गया है। चाहे किसानों के लिए देखिए, चाहे बुंदेलखंड के लिए देखिए, चाहे कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए देखिए, चाहे टीचरों के लिए देखिए, हर चीज़ में इसमें, और बिजली के लिए देखिए। जब हमारी सरकार आई थी उस वक्त में बिजली की हालात क्या थी और आज ईमानदारी से आप सब बैठे हैं, आज बिजली की हालात कैसी है, पहले से बेहतर हुई है या नहीं हुई है, और अच्छा करने के प्रयास समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव साहब कर रहे हैं पूरी तरह से। ठीक बात है, आपने अपनी बात रख ली। 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं, करीब 2057 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्या ये पर्याप्त हैं? 16 घंटे 22 घंटे आप बिजली देने की बात कर रहे हैं। बिजली कंपनियों के ऊपर पहले से ही तमाम चुनौतियां हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। क्या आप उनको उबार पाएंगे? इन तमाम मुद्दों पर आपसे जवाब लेंगे, लेकिन मनोज मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, उनका भी रुख कर लेते हैं। मिश्रा साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस चुनावी बजट पर और इतने बड़े बजट पर। चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रफीक अंसारी साहब,
ये जो तमाम बातें आपने कही कि सरकार ने किसानों का भी ख्याल रखा है इस बजट में, बेरोजगारों का भी ख्याल रखा है, आम जनता का भी ख्याल रखा है, लेकिन अगर हम किसानों की बात करें, 50 जिले सूखाग्रस्त हैं, इस बात से तो आप वाकिफ होंगे, इस बात को आप मानेंगे भी। 2057 करोड़ रुपए आप पर्याप्त मानते हैं क्या? और अगर पर्याप्त मानते हैं तो कैसे ये सीधी मदद जनता तक पहुंच पाएगी, इसके लिए कोई प्रावधान? देखिए, सीधी जनता के तक पहुंचेगी, हर कीमत पे पहुंचेगी, पूरी जनता के बीच में रहकर काम किया जाएगा, अधिकारियों को शिकंजा कसने का पूरा काम किया जाएगा। जो अधिकारी लापरवाही दिखाएगा उस अधिकारी को सस्पेंड या कार्रवाई की जाएगी। हर हालत में इस साल में पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार इन निगाहें रहेंगी इन सब के ऊपर। और मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश से 73 MP उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के जो भारत सरकार में, मैं पूछना चाहता हूं उनका भी कोई योगदान है ना यूपी के लिए? अरे सारा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है। उनका क्या योगदान होगा, वो क्या योगदान देंगे, उस पर उनसे जवाब मांगेंगे। लेकिन चूंकि बजट आज आपने पेश किया है, इसलिए सवाल आपसे हैं। अच्छा, आप सीधे शब्दों में बताइए कि 2057 करोड़ को आप पर्याप्त मानते हैं इन 50 जिलों के लिए जो तमाम किसान हैं जो सूखे की चपेट में हैं, हाँ या कि ना? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो रखा है ये बेहतर है और ठीक है, और इस पर अगर सही तरह से अगर ये नीचे तक चला जाएगा सही समय पर तो ये पूरा होगा। यानी आप ये मानते हैं कि नीचे तक नहीं पहुंच पाता है, सबसे न सही समय पर न सही तरीके से। यही वजह कि हमें आमतौर पर यह भी देखने को मिलता है, कभी 80 रुपए का चेक आता है किसी किसान का, कभी 100 रुपए का चेक आता है, कभी 50 रुपए का चेक आता है। इस बार ऐसा कौन सा मैकेनिज्म आप डेवलप करने वाले हैं कि जो 2057 करोड़ रुपए हैं ये सीधे उन किसानों के खाते तक पहुंच पाएंगे, उनके हाथों तक पहुंच पाएंगे? देखिए, ये खास तौर से जिम्मेदारी जो रहती है, ये अधिकारियों की बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, और अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे हैं। ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी पार्टी से टच रहते हैं और वो लापरवाही करते हैं। उन लापरवाहियों को देखने का काम सरकार का होता है। अगर ये सरकार के लोग और जो सरकार चला रहे हैं हम लोग, अगर खास तौर से इन पर शिकंजा कसा जाए और सही समय पर किसानों को जो फैसिलिटी सरकार ने दी है अगर सही समय पहुंचेगी तो ये जरूर निश्चित रूप से इरादे इंशाअल्लाह पूरे होंगे समाजवादी पार्टी सरकार के। किसान बहुत परेशान होते हैं रफीक अंसारी साहब, जब वो बजट में इतने बड़े बड़े आंकड़े देखते हैं, इतने जीरो लगे होते हैं कि वो गिन भी नहीं पाते हैं, लेकिन उनके पास जब पैसा पहुंचता है तब वो इतना होता है कि वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होता है। खैर, ये बताइए कि गन्ना किसानों के लिए क्या कुछ इस बार आप लोगों ने सोचा है, उनके लिए क्या कुछ प्रावधान है, कैसे आप उनको मुश्किलों से उबार पाएंगे, जैसे उनका जो बकाया है कैसे उसका भुगतान कर पाएंगे, इन तमाम बातों को अगर आप साफ कर पाएं। देखिए, बुंदेलखंड के लिए, चाहे गन्ना किसानों के लिए, चाहे और शहरों की योजनाओं के लिए, विकास के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, पहले हॉस्पिटल नहीं थे स्वास्थ्य के लिए, पहले कोई योजना नहीं थी, लेकिन 50 बेड हर शहरी क्षेत्र में 50-50 बेड का हॉस्पिटल देने का काम इस सरकार ने पहली बार किया है। और मैं कहना चाहता हूं, पिछली सरकार ने लखनऊ के लिए एक चीज़ दी थी, वो पत्थरों का हाथी हमने दी है आपके लिए, एक्सप्रेस वे दिया है हमने, आप पे ट्रेन चलाने का काम किया है। ये योजना नहीं, ये एक उपलब्धि है इस सरकार की। इन्होंने जमीन पर रहकर और जिंदगी का जो तजुर्बा है, अखिलेश यादव साहब ने माने मुलायम सिंह साहब से जो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं और जमीन पर रहकर उनसे सीखा है, और ये उपलब्धि जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पूरा काम करने का प्रयास और कोशिश इस बजट में है। अच्छा, ठीक बात है। रफीक अंसारी साहब, ये बताइए कि गन्ना किसानों के लिए कितने धन का आवंटन किया गया, इस बारे में जानकारी है आपको? देखिए, इसमें गन्ना जो बकायेदारी है उसके लिए दिया गया है, और आपके जो बुंदेलखंड के लिए जो खास तौर से सूखा गन्ना किसानों के लिए कितना दिया गया है, उनके लिए भी सब कुछ दिया गया है। पूरा बजट मैंने तफसील से नहीं पढ़ा है इसमें। अच्छा, तफसील से चलिए हम आपको बताते हैं, हम आपको बताते हैं 1336 करोड़ का धन आवंटित किया गया है गन्ना किसानों के लिए, लेकिन उनकी तरफ से जो मांग है और जो कहा जाता है कि करीब 7500 करोड़ रुपए का बकाया है, ये 1336 करोड़ रुपए कैसे आप पर्याप्त देखते हैं 7500 करोड़ की तुलना में? देखिए, पूरी तरह से आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो वो क्या कह रहे हैं, वो तो देखिए उनका तो विपक्ष का भाषा बोल रहे हैं। नहीं, विपक्ष की भाषा नहीं, वो हमेशा ये गन्ना किसानों का कहना है, और चीनी मिलों के ऊपर जो उनका बकाया है करीब 7500 करोड़ रुपए का है। 1336 करोड़ रुपए आप पर्याप्त मानते हैं गन्ना किसानों के लिए, हाँ कि ना? लेकिन
लेकिन अगर ये कम है तो हम निश्चित रूप से उसको पूरा करने का काम अभी नहीं कर पाए। ठीक बात है, कम होगा, चलिए ठीक है। तो मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज मिश्रा जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस चुनावी बजट पर और इस बजट के सामने जो चुनौतियां हैं उस पर। पहली प्रतिक्रिया ये है कि ये बजट असंतुलित है और किसान विरोधी है, गांव विरोधी है। कैसे? दूसरा, असंतुलित इसलिए कह रहा हूं कि शहर और गांव में इसमें अंतर उचित नहीं हुआ है और जिन मदों में धनराशि आवंटित की गई है वो काफ़ी कम है। जैसा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान नहीं दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण विषय है जिस किसी ऐसे नहीं मनोज जी, ऐसे नहीं, ऐसे चर्चा तो चाय की दुकान पर होती है। आप एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, आप आंकड़ों के साथ बताइए कि किस तरीके से असंतुलित है ये बजट, किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों की और शहरी क्षेत्रों की अनदेखी की गई है, या किसको ज्यादा लाभ दिया गया है, या जनता की जिस अनदेखी की आप बात कर रहे हैं आंकड़ों के जरिए उसको बताइए कि जनता को भी ये पता चले कि भाई ये हमारी समस्याएं थी, विपक्ष इसको लेकर इतना गंभीर है और सरकार ने हमारी अनदेखी कर दी। जैसे अभी गन्ना की बात हो रही थी, मैं आंकड़े देख नहीं पाया था इसलिए कह रहा हूँ, मैंने तो ओवरऑल पढ़ा ऐसे ही अभी देखा। तो इसमें क्या है कि इन्होंने जो बताया गन्ना गाला 7500 करोड़ की जरूरत है, 1300 करोड़ मिला। अब 7500 करोड़ और 1300 करोड़ में 6 गुने का अंतर है। तो कैसे बंटवारा होगा इस धन का और कैसे लाभ पहुंचाया जाएगा गन्ना किसानों को? ठीक बात है। दूसरा, आप देख लीजिए शहरों के लिए कितना पैसा मिला, गाँव के लिए कितना पैसा मिले, आंकड़े याद नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कितना धन मिला है। तो इस तरह से ये असंतुलित है और ये बड़ा बजट जरूर है क्योंकि जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा है वो हर साल बढ़ता है 14-15%, तो वो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये बढ़ा हुआ वॉल्यूम भी उचित जगह पे नहीं लगाया गया। केवल फसल कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी है, कुछ भूमिका आपकी भी है जिसका जिक्र रफीक अंसारी साहब कर रहे हैं, उस पर आपसे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं और क्या कुछ चुनौतियां हैं सरकार के सामने, वो भी एक बार दर्शकों को दिखाते हैं। गन्ना भुगतान के लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि 1336 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, लेकिन चुनौतियां क्या है वो देखिए आप। किसानों का दावा है कि 7500 करोड़ रुपए का बकाया है उनका जो अब तक नहीं मिल पाया। 1336 करोड़ रुपए कैसे पर्याप्त होंगे, ये चुनौती है। ओलावृष्टि से परेशान किसानों के लिए 4498 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों तक की मदद कैसे पहुंचेगी, इसके लिए क्या कुछ सरकार मैकेनिज्म डेवलप करेगी, ये चुनौती है। सूखाग्रस्त जिलों के लिए 2057 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन 50 जिले सूखाग्रस्त हैं। ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये धन पर्याप्त है, और पर्याप्त है तो कैसे किसानों तक पहुंच पाएगा, ये चुनौतियां हैं सरकार के सामने। बुंदेलखंड के लिए 1255 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है, लेकिन बुंदेलखंड के सामने चुनौतियां क्या हैं वो आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं। सूखे से करीब 5000 करोड़ का नुकसान हुआ है, 1255 करोड़ और कहां 5000 करोड़, कैसे होगी इसकी भरपाई, ये चुनौती है सरकार के सामने। कानपुर और वाराणसी में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन कानपुर और वाराणसी में मेट्रो दौड़ेगी कैसे, कितना खर्च आएगा, ये देखने वाली बात होगी। आम बजट में केंद्र के रुख पर इस पर नजर रहेगी, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कोई मदद मिलती है। लैपटॉप योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का इस बार धन आवंटित किया गया है। मुलायम ने कहा था कि लैपटॉप बांटने से आम चुनाव हम हार गए थे, देखना होगा कि सरकार फिर से इस योजना को क्यों जीवित करना चाहती है और क्यों इसके लिए प्रावधान किया गया है, क्या चुनौतियां हैं। डायल 100 के लिए विस्तार के लिए 456 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन चुनौतियां क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। कानून व्यवस्था को चुस्त बनाए रखना और चुस्त दुरुस्त करना ये जरूरत है, लेकिन क्या इन चुनौतियों से पार पाएगी सरकार। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 216 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 75 जिले हैं, बड़ा सूबा है, ऐसे में क्या ये 216 करोड़ रुपए पुलिस आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त हैं, ये भी एक अहम चुनौती है जिनका सामना सरकार को करना होगा। रफीक अंसारी साहब, चुनौतियों को आपने सुना होगा और देखा भी होगा। पहले कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही सवाल जवाब करते हैं। करीब 216 करोड़ का आपने प्रावधान किया है पुलिस आधुनिकीकरण के लिए और 456 करोड़ के आसपास का आपने प्रावधान किया है डायल 100 को और अधिक उसका विस्तार करने के लिए। आप पर्याप्त मानते हैं? सबसे बड़ा सूबा है, 75 जिले हैं, क्या आप मानते हैं कि आप पुलिस को आधुनिक बना पाएंगे इतने कम रकम में? देखिए, पूरी प्रयास किया जाएगा, पूरी कोशिश किया जाएगा, बहुत ही इसमें जद्दोजहद की गई है, बहुत सोच विचार कर ये सब रखा गया है और इसमें निश्चित रूप से इस पे हम समाजवादी पार्टी की सरकार खरा उतरेगी पूरी तरह से। और मैं समझता हूं कि देखिए, भारत सरकार से भी हमारी उम्मीद यह है कि भारत सरकार भी जब अपना बजट पेश करेगी उत्तर प्रदेश के लिए क्या देगी। हमारे उत्तर प्रदेश से जितना बजट है हम उतना प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा के लैपटॉप लेके लिए। नहीं, ऐसे भटकिए मत रफीक अंसारी साहब, भटकिए मत। हमने आपसे पूछा था शहरी क्षेत्र के लिए, देहात के लिए। सुनिए, पहले आप सुनिए, हमने आपसे पूछा था कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही विपक्ष आपको घेरता है और कानून व्यवस्था यूपी की खराब है, ये बात आप मानते भी हैं,
है ना। ऐसे में ये जो प्रावधान किया गया है 256 करोड़ रुपए का और डायल 100 के विस्तार का, आप इस धनराशि को पर्याप्त मानते हैं? अगले 1 साल में आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर पाएंगे इसके जरिए? आप पुलिस को आधुनिक बना पाएंगे इसके जरिए? देखिए, जो पिछली दूसरे प्रदेशों में सरकार है उससे बेहतर आज भी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है कानून। नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको स्वीकार करिए, तभी आप पुलिस को आधुनिक बना पाएंगे और तभी आप कानून व्यवस्था को बेहतर कर पाएंगे। अगर आप ये करते रहेंगे कि बेहतर है तो नहीं है, तो फिर आप कर भी नहीं पाएंगे। इसका मतलब इच्छा शक्ति है ही नहीं आपके भीतर। नहीं, बेहतर है और इसको पूरी देखिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि उसको ठीक करने का। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छा करने की पूरा प्रयास किया जाएगा। और कर पाएंगे आप इस बजट में? लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से किया जाएगा। चलिए, हम उम्मीद भी करते हैं। मनोज मिश्रा साहब, बजट है किसी राज्य में, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि इस बार जो बजट का प्रावधान किया गया है पुलिस रिफॉर्म के लिए और डायल 100 के विस्तार के लिए, आप सूबे की कानून व्यवस्था को दुरुस्त होता हुआ देख पाएंगे इस बजट में? नहीं, सूबे की कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो धन के आवंटन से नहीं जुड़ी है, वो इच्छा शक्ति से जुड़ी है। जब सरकार की इच्छा शक्ति अच्छी होगी तो कानून व्यवस्था अच्छा होगा, जब होगी तो कानून व्यवस्था खराब होगी। अरे इनके पास 1090 है, वहाँ की डेंटल छात्रा 1090 पर फोन करती रही लेकिन किसी ने उठाया नहीं, और इस बात के रिकॉर्ड मिले हैं कि फोन उठाया नहीं गया। तो बताइए, व्यवस्था है लेकिन वो व्यवस्था का लाभ लोग नहीं ले पा रहे हैं। वो 100 है, 100 व्यवस्था चल रही है, लेकिन 100 व्यवस्था की त्वरित कार्रवाई कितनी होती है ये देखना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, और ये जो इनका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है समाजवादी पार्टी का, कानून व्यवस्था है। क्योंकि आप देख लीजिए अभी जिस तरह से और रफीक अंसारी साहब, इस बार चुनाव में विपक्ष इसी को मुद्दा बनाने वाला है, आपकी कानून व्यवस्था को ही। और कम से कम आपके बजट से वो इच्छा शक्ति नहीं दिखती है कि आप पुलिस को आधुनिक बनाना चाहते हैं या कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं। हाँ, बजट में कोई इच्छा शक्ति नहीं। पुलिस पर लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस पर और कानून व्यवस्था पर काम अखिलेश यादव सरकार नहीं कर पाए। साथ तो आपने डीजीपी बदल दिया है, कमाल करते हैं आप। चलिए ठीक है, ये बताइए, सरकारों को आप तुलना कर लीजिए। ठीक है, अरे ठीक है, हम 2012 से ही देखते चले आ रहे हैं। 7 डीजीपी आपने बदल दिए। कानून व्यवस्था जैसे ही कोई सिस्टम को समझता है तब तक वो सत्ता कुर्सी से दूर हो जाता है। ठीक बात है। बुंदेलखंड की बात करते हैं, 1255 करोड़ का आपने प्रावधान किया है। अरे ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बुंदेलखंड का जिक्र करते हैं। 1255 करोड़ का आपने प्रावधान किया है। 5000 करोड़ रुपए का दावा है किसानों का कि उनका नुकसान हुआ है। कैसे भरपाई करेंगे 1255 करोड़ और कहां 5000 करोड़? अरे तो ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि नहीं? ये भी कुछ देंगे नहीं देंगे? इनके 73 MP जीत के गए उत्तर प्रदेश से, जो भारत सरकार में देश के अंदर सरकार बनवाने का काम किया। ये सारी हमारी जिम्मेदारी है। अरे जितना हमारे बस की है, जितना हमारा प्रयास है, पूरी ताकत के साथ हम बुंदेलखंड के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ये क्या सोच रहे हैं? ये क्या दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे? क्यों ऐलान नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी साहब? वो क्या दे रहे हैं? वो क्या दे रहे हैं? वो 29 फरवरी को समझ में आएगा। वो 29 फरवरी को समझ में आएगा। अभी आपने क्या दिया है, हम बात उस पर कर रहे हैं। अभी आपने क्या दिया, हम बात उस पर कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के सुनिए, पहले आप शानदार बजट की हम बात कर रहे हैं। इस शानदार बजट उत्तर प्रदेश के अंदर पहली हर प्रदेश के हर शहर का, हर जिले का ख्याल रखा गया। इस बजट के अंदर हर गरीब का, अमीर का, हर सड़कों का, सबका इसमें ख्याल रखा गया। ऐसा शानदार बजट पूरे देश के किसी राज्य में। अरे रफीक अंसारी साहब, ये मत बताइए, ये सब मत बताइए कि शानदार बजट है, बहुत बड़ा बजट है। जनता को इन सब चीजों से क्या लेना देना भाई? आप हमें ये बताइए कि बुंदेलखंड के जो किसान इस बार जनता का बजट है साहब। अरे सुनिए भाई, ये आम जनता। अरे आप सुनेंगे नहीं। इस बार जब सीएम अखिलेश यादव बुंदेलखंड के दौरे पर गए थे तो वहां पर किसानों ने उनसे कहा कि आप लोग इतने बड़े बड़े पैकेज देते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो चाहे वो राज्य सरकार की बात हो, और आप सभी लोग इस बात को लेकर लगातार दावा भी करते हैं कि हम बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर को बदलना चाहते हैं। बावजूद इसके अब तक वो तस्वीर क्यों नहीं बदल पाई है? तो बुंदेलखंड की जनता और हम भी ये जानना चाहते हैं कि इस 1255 करोड़ से इस बार आप तस्वीर बदल देंगे क्या बुंदेलखंड की? वहां के जो किसान मर रहे हैं वो आत्महत्या करना बंद कर देंगे क्या? ऐसा नहीं है, ये विरोधियों का आरोप है और विरोधियों की क्या आरोप है? कंडा है। क्या आरोप है? यादव साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब को, हमें चीफ सेक्रेटरी साहब वहां रह कर आए हैं, चीफ सेक्रेटरी भी गए थे, तमाम अधिकारी गए थे, अखिलेश यादव साहब भी वहां गए थे और वहां उन्होंने देखा है और जो महसूस किया है, इसलिए उन्होंने 1255 करोड़ रुपए उन्होंने रखे हैं इसमें। यानी आप ये मानते हैं, आप ये मानते हैं कि मुख्य सचिव और सीएम अखिलेश यादव ने जो महसूस किया है वो यही महसूस किया कि 1255 करोड़ रुपए में बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर को बदला जा सकता है। यही बात आप कहना चाहते हैं, हाँ कि ना? अगर ये जमीन पर ठीक से लग गए,
अगर ये जमीन पे ठीक से लग गए, सही वक्त पर पहुंच गए, तो यकीनन तस्वीर बदलेगी। कमाल करते हैं आप रफीक अंसारी साहब, इतना बड़ा बड़ा राहत पैकेज आ गया, इतने बड़े बड़े आंकड़े आ गए, उससे तस्वीर नहीं बदली। 1255 करोड़ में आप तस्वीर बदलने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई पाकिस्तान में तो है नहीं साहब। चलिए ठीक है, हम उम्मीद नहीं करते कि आप इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप 1255 करोड़ में तकदीर और तस्वीर बदल दे बुंदेलखंड की। हमने मांग की है कि बुंदेलखंड के लिए दिए, एक नया पैसा नहीं दिया आज तक इन्होंने, एक पैसा नहीं दिया इन्होंने बुंदेलखंड। क्यों भाई मनोज मिश्रा साहब, क्यों कर रहे हैं आप लोग ये भेदभाव बुंदेलखंड के साथ? देखिए, और सरकार ने 1255 करोड़ जो प्रावधान किया, आप ये मानते हैं कि इससे हालात सुधर जाएंगे? देखिए, मुझे बुंदेलखंड के बारे में अलग से कुछ कहना है कि बुंदेलखंड में अभी कुछ दिनों पहले स्टोरी आई थी कि अखबारों में छपी थी, चैनल पे चली थी कि घास की रोटी खाते हुए दिखाए गए थे लोग। तो बुंदेलखंड की हालात बहुत खराब है। 1255 करोड़ से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा पैकेज दिया था, उस समय बसपा सरकार थी, बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, तो ये लोग चिल्लाते रह गए, लेकिन बुंदेलखंड का भला नहीं हुआ। कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ना राज्य सूची पर भरोसा करती, ना संवर्ती सूची पर भरोसा करती है। राज्य सूची में जो विषय है वो तो इन्हें कम से कम पूरे तरह से देखने चाहिए, वो विषय पूरे तरह से नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था में केंद्र का क्या हस्तक्षेप हो सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय उठा नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। इस तरह के जितने वो अच्छी बात है, वो आपके लिए मुद्दा भी है, आप इस बार इसको लेकर चुनाव में जा भी रहे हैं। हमने बुंदेलखंड का जिक्र किया था, इस बार मान लीजिए ये कह रहे हैं कि आपने जो विशेष पैकेज दिया है करीब 700 करोड़ रुपए उसमें कम है। राज्य सरकार का ये कहना कि केंद्र की तरफ से जो मदद आई है ना, तो आप इस बार क्या करने जा रहे हैं बुंदेलखंड के लिए, आप अगर उसका जिक्र कर सकें? देखिए, केंद्र सरकार समन्वित विकास पर भरोसा करती है, सबका साथ सबका विकास लेके चलती है। अच्छा। और बुंदेलखंड ही नहीं, जहाँ जहाँ सूखे पड़े हैं वहाँ पूरे देश में समन्वित स्कीम आएगी, और जिस स्कीम के तहत सूखा इरेडिकेशन का काम किया जाएगा। अच्छा। सूखा चारों तरफ है, कई जगहों पर है, लेकिन सूखा की अलग से व्यवस्था होगी। आप देख लीजिएगा कि केवल बुंदेलखंड नहीं पूरे देश में होगी, लेकिन वहाँ की सरकारें हैं, जो लोकल एजेंसीज हैं, उन पर भरोसा नहीं है। वो भरोसा इसलिए नहीं है कि वो बड़ा पैकेज खा गई हैं, जो कांग्रेस ने दिया था उस पैकेज का पता नहीं लगा, कांग्रेस उसमें कितना दिया कितना खा गई, बसपा सरकार कितना खा गई, और अब समाजवादी पार्टी कितना खा गई। अच्छा, एक बात बताइए मनोज मिश्रा जी, मुश्किल ये है, ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेट बॉडी की प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि इस बार 7वें वेतन आयोग को, रफीक अंसारी साहब आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, थोड़ी तसल्ली रखिए भाई, आ रहा हूँ। मनोज मिश्रा जी, प्रदेश से आपकी देश की सरकार बनी है, ठीक बात है। मनोज मिश्रा जी, आपकी देश की सरकार बनी है, आप सीना चौड़ा करिए, आप 1200 का नहीं 4000 करोड़ दिए, चलिए सीना चौड़ा करिए ना। उत्तर प्रदेश ही आपके देश में सरकार, ठीक बात है। मनोज मिश्रा जी, अरे एक इंपॉर्टेंट सवाल है, छूट जाएगा भाई, अरे सुनिए पहले। मनोज मिश्रा जी, 7वें वेतन आयोग को लागू करने में 50% रकम केंद्र सरकार को देनी है, 50% रकम यूपी सरकार को देनी है। यूपी सरकार पहले से ही घाटे में, मदद मांगी गई है, वो मदद आपकी तरफ से दी जाएगी? एक बात बताइए, घाटे की सरकार की मदद कहां तक उचित है? और अरे 7वां वेतन आयोग लागू करना है तो आप मदद करेंगे या नहीं, ये बताइए। अरे वो तमाम सरकारी कर्मचारी सुन रहे होंगे इसमें। बिल्कुल करेंगे, जो जिनका एमपी उत्तर प्रदेश से जीते हैं, केंद्र का हिस्सा है, केंद्र का हिस्सा देगा। ठीक बात है। रफीक अंसारी साहब, ठीक बात है। अब आप ये बताइए, केंद्र अपना हिस्सा देगा। लड़िए मत, वक्त बहुत कम बचा है। रफीक अंसारी साहब ये बताइए कि 7वें वेतन आयोग को लागू करने में आपके सामने क्या चुनौतियां हैं? केंद्र की तरफ से अगर अपेक्षाकृत मदद नहीं मिलती है तब कैसे लागू करेंगे आप लोग? देखिए, हम पूरी तरह जानते हैं कि केंद्र सरकार कोई मदद नहीं करने वाली उत्तर प्रदेश की जनता की। आप ये मानकर चल रहे हैं? तो सोतेला व्यवहार करते हैं। इस बजट को इन्होंने कीड़े निकालने हैं, इस बजट में कीड़े निकालने हैं, और इसको लास्ट में ये कह देंगे चुनावी बजट है। समाजवादी पार्टी 24 घंटे चुनाव में रहती है, लड़ते लड़ते रोज सो जाती है। 24 घंटे हम लोग काम करते हैं, और जनता के हित का बजट है ये। चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि इस बार आप सोए नहीं, इस बार आप बजट लेकर आए हैं तो जागते रहे अगले 1 साल तक, है ना, जिससे कि आप सूबे की जनता को जाग जाग कर ये बता सके कि इतना बड़ा बजट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक अंसारी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनोज मिश्रा साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर आंकड़े बहुत बड़े हैं, देखना होगा कि आपके हिस्से में कितना कुछ आता है। इंतजार करिए, क्या पता कुछ मिल जाए। और खबर विशेष देखने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।